हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में क्लास 7 का चैप्टर 5 जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य ये पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसे बड़े ही ध्यान से सुनेंगे और अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो निश्चित ही आपको ये समझ में आएगा और अनुवाद बनाने भी आएगा। तो आइए देखें, दिया है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता क्या है, इसका डेफिनेशन, हालांकि इसके बारे में आपको पिछली कक्षा में बताया जा चुका है। एक बार फिर मैं बताने जा रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन सुने। एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए डिजायर, विशेस, ब्लेस, कर्स इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। I repeat it again. A sentence that expresses desire, wishes, bliss, curse, etc. is called objective sentence. यानी कि वह वाक्य जो इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना, अभिशाप ये चीज व्यक्त करता है, वह वाक्य हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य कहलाता है। तो ये था इसका डेफिनेशन जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखें ये वाक्य होते किस टाइप के हैं। तो चूंकि जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये स्पष्ट है, इच्छा सूचक वाक्य यानी कि इच्छा प्रकट होता है, यानी कि वे वाक्य जिनसे इच्छा प्रकट होता है वही इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। और ये वाक्य निश्चित रूप से किसी की इच्छा ही ये होती है। और सबसे मुख्य बात यह है, इस वाक्य के अंत में ये विस्मय बोधक चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो इसे ऑब्जेक्टिव मार्क आप बोल सकते हैं। उस वाक्य के अंत में ये चिन्ह अवश्य लगा होता है, वही हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाता है। ये वाक्य ज्यादातर में से स्टार्ट होते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं ज्यादातर में से स्टार्ट होते हैं, कभी कभार बिना में के भी स्टार्ट होते हैं, अथवा ओ दैट या वुड दैट ये इनसे भी स्टार्ट होते हैं, यानी कि में से भी स्टार्ट होते हैं, वो दैट से भी स्टार्ट होते हैं, वुड दैट से भी स्टार्ट होते हैं, गॉड विलिंग ये भी स्टार्ट होता है। और कभी कभी गॉड फॉरबिड कभी कभी इनसे स्टार्ट होता है। गॉड विलिंग यानी कि भगवान करें, परमात्मा करें, ईश्वर करें। गॉड फॉरबिड भगवान न करें, ईश्वर न करे। तो ये सेंस है। अब जैसा सेंस से आएगा उसी से उस वाक्य को हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल आपकी किताब में दिए गए हैं, मैं उसमें से कुछ बता रहा हूं और उसी के अनुसार आप अपना वो एक्सरसाइज में जो दिया है अनुवाद बनाएंगे। तो देखें क्या क्या दिया है। जैसे आपके किताब में दिया हुआ है, भगवान आपका भला करे। भगवान आपका भला करे, एक वाक्य ये हो गया। अब दूसरा वाक्य दिया है, भगवान की तुम पर कृपा हो। भगवान की भगवान की तुम पर कृपा हो, ये वाला चिन्ह लगाएंगे। तो पहले इन दो वाक्यों को देखते हैं, इनका हम अनुवाद कैसे बनाएंगे। भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। तो जब ऐसे वाक्य आ जाए भगवान, तो आप लिखेंगे गॉड। भगवान आपका भला करे, गॉड में से स्टार्ट करेंगे। जब वाक्य गॉड मतलब भगवान जब वाक्य में आ जाए तो गॉड में पहले लिखेंगे।
मे गॉड, भगवान आपका भला करे, भला करने का मे गॉड ब्लेस, भला करने का मतलब ब्लेस आशीर्वाद दे या भला करे या अच्छा करे, ये लिखेंगे वर्ड मे गॉड, यानी कि कौन भला करेगा, सब्जेक्ट भगवान है तो मे से स्टार्ट करेंगे। मे गॉड ब्लेस किसका, मे गॉड ब्लेस किसका, यू, मे गॉड ब्लेस यू, किसका भला करे, आपका, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान। मे से वाक्य स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, सब्जेक्ट कौन है, भगवान, गॉड ब्लेस यू यानी कि भगवान आपका भला करे। वाक्य अगर ऐसे आता है भगवान आपका भला करे, पहले मे से स्टार्ट करेंगे, स्पेशली मे तो इसमें जरूर ही लगाते हैं जब भगवान का जिक्र किया गया हो, तो मे, उसके बाद गॉड, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब दूसरे वाक्य में चलते हैं, भगवान की तुम पर कृपा हो, तो ये मे गॉड, मे गॉड, उसके बाद कृपा हो या दया हो, कृपा हो या दया हो, मे गॉड बी काइंड टू, किस पर, तुम पर। जब भगवान की बात याद आए तो गॉड लिखेंगे और उसके पहले में मे गॉड, अब हो तो बी क्या हो, कृपा, किस पर, टू यू, तुम पर या तुमको, यानी कि भगवान की तुम पर कृपा हो। मे गॉड सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और आगे बढ़ जाएंगे, वो चिन्ह लगा देंगे, भगवान की तुम पर कृपा हो। अब वाक्य ऐसे हो, तुम दीर्घायु हो, ये भी इच्छा ही है, तुम दीर्घायु हो, दीर्घायु का मतलब ये होता है दीर्घ आयु, दीर्घायु का मतलब दीर्घ आयु, यानी कि तुम्हारी जो उम्र है वो लंबी हो, तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो मे से स्टार्ट करेंगे, मे सब्जेक्ट कौन दीर्घायु हो, यू, मे यू, मे यू, मे यू लिव लॉन्ग, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद जो चीज दिया हुआ है वो चीज हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। ये दिया हुआ है तो मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, तुम दीर्घायु हो। अगर ऐसे हो, अगर वाक्य इस टाइप से हो, अगर वाक्य इस टाइप से हो, जैसे दिया है एक दूसरा उदाहरण, भगवान से डरो, वाक्य ये भी इच्छा ही है, भगवान से डरो, भगवान से डरो, ये किसी की इच्छा ही है, तो इसे कैसे बनाएंगे, फियर, यहां से स्टार्ट करेंगे, फियर, फियर, उसके बाद किससे कह रहा है डरने के लिए, भगवान से, फियर द, फियर द, किससे, गॉड, फियर द गॉड, भगवान से डरो, किसी की इच्छा निकल रही है, भगवान से डरो, इच्छा है, लास्ट में वो चिन्ह लगा देंगे। अगला उदाहरण देखेंगे, दिया हुआ है अच्छे की उम्मीद करो, अगर वाक्य ऐसे हो, अच्छे, अच्छे की उम्मीद, अच्छे की उम्मीद करो, तो इसमें देखें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे ही जैसे इंपरेटिव में बनाते हैं वो इसी तरह के, इसी तरह से इसमें भी बना देंगे। तो होप, होप आशा करें, उम्मीद करें, किसके लिए, होप फॉर द, अच्छे की, होप फॉर द बेस्ट। जब वाक्य में सब्जेक्ट न दिख रहा हो तो क्रिया से ही स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब लगे कि वहां पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, कोई काम उसको कर रहा है, तो वहां पे सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, या उसके पहले चाहे तो वुड दैट, ओ दैट, मे, ये सब लगा सकते हैं।
आगे कुछ उदाहरण देखेंगे। यहाँ पे जैसे मैं एक राजा होता, ये भी इच्छा ही है, मैं एक राजा होता। तो या काश मैं एक राजा होता। अगर ऐसे वाक्य आ जाए कि काश मैं एक राजा होता, काश मैं एक राजा होता, अनुवाद कैसे बनाएंगे? काश का अंग्रेजी लिखेंगे ओ दैट, काश का अंग्रेजी लिखेंगे ओ दैट या वुड दैट। उसके बाद मैं एक राजा होता, आई, उसके बाद वर, आई के साथ क्या लिखेंगे? वर। जबकि यूज क्या होता है टेंस में? आई के साथ वाज यूज होता है, लेकिन चूंकि इच्छा ये व्यक्त हो रहा है तो आई वर लिखेंगे। आई वर ए किंग, आई वर ए किंग। यहाँ पे इसका असर ये नहीं कि मैं एक राजा था, नहीं, मैं एक राजा होता, ये इच्छा है। काश मैं एक राजा होता, ओ दैट आई वर ए किंग। यहाँ पे अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट होता, प्लूरल नंबर का होता, तब भी हम उसके साथ वर ही लिखते, लेकिन आशय इसी सेंस में हम निकालते। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब अगर इस टाइप के वाक्य हो, भगवान तुम्हें एक पुत्र प्रदान करें। भगवान तुम्हें एक पुत्र प्रदान करें, तो मैं स्टार्ट करेंगे, मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू, वह सब्जेक्ट हो गया, वर्ब है, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे। तो मे गॉड ब्लेस यू, किससे भगवान क्या प्रदान करें? एक पुत्र। तो मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन, मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन। भगवान तुम्हें एक पुत्र प्रदान करें। अगर वाक्य इस टाइप का हो, जैसे भगवान करें तुम सफल हो जाओ, अगर वाक्य इस टाइप से हो, भगवान करें तुम सफल हो जाओ, भगवान करें तुम सफल हो जाओ, भगवान करें तुम सफल हो जाओ। ये देखा, अगर इस टाइप के वाक्य होंगे तो अनुवाद हम कैसे बनाएंगे? भगवान करें क्या अंग्रेजी हो जाएगा? गॉड विलिंग। भगवान करें, गॉड विलिंग, भगवान करें तुम सफल हो जाओ, तुम सफल हो जाओ, यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड। भगवान करें तुम सफल हो जाओ। मैं यहां पे देखें, भगवान करें का अंग्रेजी गॉड विलिंग। अगर ऐसे वाक्य होता भगवान न करें, तो वहां पर गॉड विलिंग की जगह गॉड फॉरबिड कर देते। तो गॉड विलिंग, भगवान करें तुम सफल हो जाओ। कौन सफल होगा? तुम, ये सब्जेक्ट है, यू विल सक्सीड। भगवान करें तुम सफल हो जाओ, ये वाक्य है। अब अगर ऐसे वाक्य होता, जैसे दिया हुआ है, जैसे वाक्य अगर इस टाइप का होगा कि भगवान करें तुम कक्षा में प्रथम आओ, भगवान करें तुम कक्षा में प्रथम आओ, भगवान करें तुम कक्षा में प्रथम आओ।
भगवान करें गॉड विलिंग, क्या लिखेंगे? गॉड विलिंग। भगवान करें कक्षा में तुम प्रथम आओ तो यू विल stand first in the class. God willing, you will stand first in the class. यानी भगवान करें तुम कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करो। तो ये थे कुछ उदाहरण जो यहाँ पे आपको बताया गया कि कैसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को बनाया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर न समझ में आया हो, कहीं कोई दिक्कत हो, तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।